नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे स्क्रीन पे क्लास 8th का जो ये बुक है सोशल की, वो लगी हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएसटी के लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा बेस्ट वे क्या हो सकता है कि हम एससीईआरटी की बुक्स को लेके ही स्टार्ट करें। अगर आप एससीईआरटी की बुक्स को देखेंगे तो इसमें जो चैप्टर्स के नाम हैं वो सीधे सीधे आपके सिलेबस के हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस है भाई। इसको हम एनसीईआरटी से रिप्लेस इसलिए नहीं करते थे बिकॉज ये यूपी गवर्नमेंट की है। जो एससीईआरटी की बुक्स होती है वो स्टेट का प्रेरोगेटिव होती है, स्टेट्स की बुक होती हैं, और जो सिलेबस में दिया होता है हमारी सिलेबस भी कवर होंगे। तो बाकी सब लोग से बताएंगे, हम इससे चैप्टर वाइज कराएंगे। देखिए 8th क्लास की, जैसे मैंने बताया था कि हम सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे, 8th क्लास से शुरू करेंगे, और जो चीज़ 7, 6 में नई सी दिखेंगी बस उसे करेंगे। 8th का पूरा करेंगे। तो हम सोशल साइंस और साइंस की इसी तरह से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बताऊंगा कि इस पूरी बुक को कैसे चुटकियों में आप खत्म करेंगे, और एक चैप्टर कैसे आप चुटकियों में खत्म करते हैं, कितने चैप्टर हैं, कितनी क्लासेस में खत्म होंगे, पहले ये बता दूं। इस बुक को अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये बुक है करीब करीब 125 पेजेस की, और जिसमें कि इंडेक्स जो है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ। तो ये देखिए इंडेक्स है इसका। इस इंडेक्स में देखिए टोटल हमारे ऑलमोस्ट 12 चैप्टर हैं, ठीक है। जिसमें कि रिसोर्सेज से, संसाधन से अगर हम स्टार्ट करके लेके और अंत में जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये सारे सीधे सीधे टॉपिक हैं जो कि हमको इस किताब में देखने को मिलेंगे। और सारे ऐसा लग रहा है जैसे परीक्षा के ही टॉपिक लिखे हुए हैं। अब इसमें किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, ये 12 लेक्चर है, तो जिसको 12 चैप्टर हैं, जिसको मैं कि 9 क्लासेस में फिनिश करूंगा। ये नहीं हवा में कुछ भी, 9 क्लासेस में। जैसे आज मैं आप लोगों को ये संसाधन रिसोर्सेज वाला पार्ट कराऊंगा, और आप देखिएगा ईमानदारी से इसको कि किस तरीके से इसको पढ़ना होता है। मुरारी बापू की रामायण की तरह नहीं पढ़ना है इसको, सीधे की पॉइंट्स पकड़ के निकलना है। बिकॉज ये बनाई गई है 8वीं क्लास के बच्चों के बौद्धिक स्तर से। आपका बौद्धिक स्तर उससे कहीं ऊंचा है, इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। हम लोग इसमें खनिज संपदा की क्लास लेंगे, शक्ति के साधन और उद्योग धंधों के लिए अकेली क्लास लेंगे, यातायात और मानव संसाधन के लिए हम ये क्लास लेंगे बिकॉज ये इकट्ठे से हैं, ठीक है। देखिए मैं मिक्स करके देख चलूंगा। यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए क्लास लेंगे, फिर प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, इन भाग 1 भाग 2 दोनों को एक ही क्लास में इकट्ठे कराएंगे, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। खेल खत्म। सीरियसली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बुक के भी बाहर से क्वेश्चन, इस बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप हल कर सकेंगे, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, और फिर हम उसके ऊपर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। इसको फटाफट शुरू करते हैं, और समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इस चैनल पे आपको यही चीज़ मिलेगी कि फालतू की ब्लैबरिंग आपको नहीं मिलेगी, है ना। कुछ भी भौकाल नहीं देना है, बिकॉज भौकाल देने की परिस्थितियों में तो मैं तो नहीं हूँ भाई। और सीधे से पढ़ना है, ना कोई गारंटी कि आप इसको पढ़ के 150 में से 140 ले आएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आप एक अच्छा स्कोर जरूर अर्जित करेंगे। बिकॉज 150 में से 140 लाना, 150 लाना, जो कि और लोग ला रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि सबका आएगा, उसके लिए एक अथक संघर्ष चाहिए होता है, ठीक है। खैर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आज आपकी क्लास है। फर्स्ट चैप्टर को अभी हम लोग उड़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 ज्योग्राफी का ये लेक्चर है, खासतौर से एसएसटी की पहली लेक्चर है ये। एसएसटी एज ए सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स वाला है उसके लिए है ये, मेनली इक्वली बेनिफिशियल है साइंस के लिए भी। चलिए, अब संसाधन मतलब क्या होता है? रिसोर्स। रिसोर्स की अगर डेफिनेशन पता करें तो क्या, हर वो चीज जिसको हम अपने दैनिक जीवन या अपने मनुष्य अपने जीवन के किसी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए यूज करता है, वो रिसोर्स कहलाती है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल भाषा में। इसमें अगर आप अभी एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। किस तरह देखना है, आपको प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से चलने वाले, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साइकिल, रिक्शा, ये सब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, है ना। की पॉइंट्स कहाँ पे है? यहाँ पे एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है, ठीक। दूसरे शब्दों में संसाधन वे नहीं होते कि बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। देखिए
यहाँ से। अब आपको ये सब पॉइंट्स इसमें देखने, अब ये पॉइंट जो अंडरलाइन किया इसमें क्लियरली पता लग जाएगा हर वो चीज़ जो हमको नेचर ने दिया है या नेचर में थी और उसको हमने और अपडेट करके अपने काम लायक उसको डेवलप कर लिया है, वो सब संसाधन या रिसोर्स कहलाते हैं। तो मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई साइकिल भी संसाधन है और नदियों में बहता हुआ पानी भी संसाधन है, और डिपेंड करता है उसके हम यूज़ किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबका जिनका भी हम अपने दैनिक जीवन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग, वो सभी चीज़ें हमारी संसाधन कहलाती हैं। जो हमको नेचर ने दिया है जिस फॉर्म में, उसको उसी फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगर नेचर ने जिस फॉर्म में दिया है उससे अपडेट करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो कृत्रिम संसाधन कहलाता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हमको जिस फॉर्म में मिले हैं उसको अपडेट करके उसको परिष्कृत करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन वगैरह। तो ये सब एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि संसाधन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। बेसिक कंसेप्ट ये इसलिए है कि आपको इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए एक बार फटाफट इसको मैं देख लेता हूँ। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते हैं, ये सिंपल यहाँ से देखिए, प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता ग्रहण कर ली। सिंपल। चलिए अब देखिए, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातु रसायन, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गोल्ड है या सिल्वर है, आयरन है, इनका एक मूल्य होता है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनका मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बता दिया था कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं। आपको सिर्फ अगर इसको पूरे पार्ट को सबमिट करेंगे तो आधे पेज पे आपका पूरी समरी बन जाएगी इसकी। एक इस इंडेक्स को अगर देखते हैं फटाफट इस क्लासिफिकेशन से आपको समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन जो मैंने बताया, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वन, मृदा, मतलब जो प्रकृति ने हमको सीधे सीधे दिए हैं। मानव निर्मित, घर, सड़क का पुल, स्कूल, अस्पताल, मशीनें, डन। ठीक है, क्लियर हो गया। ह्यूमन रिसोर्स भी एक मानव संसाधन है। मनुष्य अपने आप में भी एक संसाधन है जो कार्य करता, मनुष्य का प्रयोग करके भी तो हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, HR जैसे बोलते हैं, ये तो पूरा एक पूंजीवाद में बहुत बड़ा सेक्शन है, एक पद होता है ये, है ना, कंपनियों में। ह्यूमन रिसोर्स, डन। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन को यहाँ ब्रॉड किया जा रहा है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही यूज कर सकता है। मतलब अपना पानी, झरना, है ना, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन। आगे चलते हैं। अब आ रहा असली क्वेश्चन यहाँ पे, इस पार्ट का मेन जो टॉपिक ही है जिसको आपको सिर्फ इसी को पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन को अब हम किस तरह से देख रहे हैं? नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित, है ना, अकूत मात्रा में, खूब पड़े हुए असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। मतलब जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं। देखिए हमारी शिक्षा में कितनी लूप होल है। ये कंटेंट 6ठी 7वीं 8वीं में है और हम लोग BA MA करके भी फिर हमें फिर से दोबारा से इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि विद्यालयी शिक्षा अगर अच्छे से ग्रहण की जाए तो हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, पवन, वायु, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में आने लायक है। ठीक है, इन्हें ये भी कहा जा सकता है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी खत्म नहीं होंगे। सूर्य की रोशनी जल्दी खत्म नहीं होगी, जल जल्दी खत्म नहीं होगा, है ना। तो कभी ये बोले या अक्षय ऊर्जा बोले, एक ही बात है। ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो सके। ठीक है, चलिए दूसरा इसका पॉइंट क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको प्राकृतिक संसाधन से तो मिले हैं, नेचर से ही मिले हैं, लेकिन उनका ना रिजर्व सीमित है, उनका भंडार सीमित है और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, है ना। जिनके भंडार सीमित है वो अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना, एक बार यूज कर लिया, धुआं बन के उड़ गया, खेल खत्म हो गया उसका, दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको, बात खत्म। अब देखिए ह्यूमन मेड संसाधन कौन से हैं? प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, वो है मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मतलब प्रकृति में वो किसी और फॉर्म में था, उसका यूज करके हमने उसे अपने काम लायक चीजों में बना लिया, तो वो मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन हो गया। मतलब कि खनिज अगर पड़ा हुआ है उसको निकाल के
हमने उससे गाटर बना लिए या हमने उससे तार बना ली, तो मानव निर्मित संसाधन के रूप में आ जाता है। देखिए लो अयस्क, जैसे मैंने बताया आयरन ओर जब तक जमीन में दबा हुआ था हमारे काम का संसाधन नहीं था, निकाला, परिष्कृत किया, मेटलर्जी की प्रोसेस के बाद उसको लोहे में बदला और तब जाके हमारे काम वो आया है। क्लियर। डैम, बांध मानव निर्मित संसाधन है, रिसोर्सेज है, नहरों के रूप में इसका यूज किया जाता है, पानी की स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जा रहा है ना, बिजली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब मानव संसाधन, जैसे मैंने बताया ह्यूमन इटसेल्फ एज ए रिसोर्स, मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात सही है। अब देखिए, अब इस किताब में आपको जो भी ये आता है ना, क्या आप जानते हैं, हाँ जी हम बिल्कुल जानते हैं कि इस लाल डब्बे से पेपर में क्वेश्चन आएगा, एकदम जान जाओ। ठीक है, ये पीडीएफ हमारा जो जीएस वाला बैच चल रहा है उसमें पीडीएफ में दे दूंगा। उसके बाद अभी एसएसटी क्लासेस ऑलरेडी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। आप चाहे तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले लीजिए। जीएस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, साइंस के भी ऐसे ही लेक्चर आएंगे। अब देखिए, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसको शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि लोग कितने महत्वपूर्ण हैं या मानव संसाधन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो इंडिया में एमएचआरडी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, है ना, जो शिक्षा मंत्रालय था। अभी पिछले साल फिर से इसको शिक्षा मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया था। ठीक, चलिए अब ये आइए समझिए, ये सबको समझना है, बच्चों को समझना जरूरी है कि जल कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन नहीं है, जल नहीं रहेगा तो उसके अभाव में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं रहे, अब देखिए हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज है, पानी है, हवा है, सब कुछ है, बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में है तो क्या मतलब उड़ा दो सब कुछ उसको? जी नहीं, हमको प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसको हमें बड़ी समझदारी से खत्म करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बड़ी समझदारी से खर्च करना होता है और अपने विकास के लिए, और इसी को बोला जाता है सतत विकास। सतत विकास परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी। देख लीजिए 8वीं क्लास में पढ़ा दिया गया सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन की डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोला जाता है? मतलब वो प्राकृतिक संसाधनों का, जब मनुष्य अपने डेवलपमेंट के लिए प्राकृतिक संसाधनों का एक लिमिटेड तरीके से यूज करता है, जिससे उसका डेवलपमेंट भी हो जाए और भविष्य के लिए वो संसाधन थोड़े बचे भी रहें। मतलब भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करने की व्यवस्था को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक बार स्टेटमेंट देख लो, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं रहे तो एक दिन हमारे लिए सब दुर्लभ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या वो है, मोटो है, क्यों है ये, इससे ये फायदे होते हैं। ये पीडीएफ एम कृति ऐप पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। पृथ्वी की जीवन शक्ति, मतलब पृथ्वी को संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास मतलब उसे कम होने से बचाया जाए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना और मानव ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसकी बातें की गई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विषय में मैं खास तौर से बताऊंगा आप लोगों को ईवीएस की क्लास में, उसके लिए क्लास जरूर देखिएगा। इसका मैं एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी कराऊंगा, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन दिया हुआ है ना इसमें एससीईआरटी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य ये आ गए, क्या नीड है इसकी, ये आ गया। अब देखिए जैसे मैंने बोला था ये लाल डब्बा पेपर में, क्या आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब बोले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। बताइए एसडीजी गोल्स इसे आप बोलते हैं। देखिए इतना बड़ा टॉपिक है, बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है 8वीं क्लास में। 2015 में यूनाइटेड नेशन जो है उसने 17 लक्ष्य निर्धारित किए कि सभी देशों को 2030 तक इस लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए, और इसको एसडीजी गोल्स बोला गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोला गया। इसमें वो सभी लक्ष्य रखे गए हैं जो कि पृथ्वी को
मतलब मनुष्य को एक प्रकार से प्रेरित करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और जिससे पृथ्वी और मनुष्य का संरक्षण भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखिए और क्या लिखा हुआ है, इन लक्ष्यों में 5P पर जोर दिया गया है ना, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। क्या जालिम क्वेश्चन है, देखो, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, ये 5P हैं जिसके ऊपर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु निकाय जो है UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना के तहत 2 अक्टूबर 2015 को अपना ज्ञापन सौंपा कि वो किस तरह से इस चीज़ को कम करेंगे। देखिए 2015 बहुत लैंडमार्क पीरियड है ना, पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, बहुत सी चीज़ें उसमें हुई थी। अब देखिए भारत ने बोला था कि सन 2020 तक भारत 40% अपनी जो उसको एनर्जी की नीड है वो गैर जीवाश्म स्रोतों पर डाल देगा। मतलब क्या, अगर देखा जाए तो हम अपनी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हम कोयले से बनाते हैं। तो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम अगले 5 वर्षों में 2020 तक हम, मतलब 2020 जो बीत गया, 40% के करीब हम अपनी जो ऊर्जा है, मतलब अगर हम 100 मेगावाट बिजली बना रहे हैं तो उसमें से 40 मेगावाट बिजली हमारी ऐसी ऊर्जा स्रोत से आएगी जो कि नॉन फॉसिल्स होंगे, मतलब जो ईंधन से, जो जीवाश्म ईंधनों से नहीं बने हुए होंगे, है ना, उनकी मतलब कि सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, वाटर एनर्जी से, उससे बन सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस किया जाए ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। भारत सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। भारत सरकार की कुसुम योजना आप देखो, भारत सरकार के सोलर में टारगेट्स आप देखो, भारत सरकार 2035 तक 430 मेगावाट गीगावाट के ऊपर बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रख रहा है। तो बहुत ही एम्बिशियस भारत इसमें लक्ष्य रख रहा है। अब देखिए इसको आपको कैसे जज करना है कि पाठ आपको आ गया। देखिए लाल डब्बा बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, बोल देंगे। अक्षयशील संसाधन किसे बोलते हैं, जो जल्दी खत्म ना हो। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय क्यों है, बिकॉज ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं, है ना, दोबारा इनका यूज नहीं हो पाता है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, बताया अभी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, सभी कुछ पता है आपको। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, आसान सा, खत्म खेल, खत्म। ये था एक पार्ट। कितना समय लगा, हार्डली 15-20 मिनट, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत कि हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत है। क्वालिटी यूटिलाइज नीड ऑफ द आवर, है ना। तो ब्लैबरिंग से बचिए, फालतू की ड्राइवबाजी से बचिए, 1-1 घंटे के फालतू 2 घंटे के लाइव सेशन की नौटंकी से बचिए। टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर समझिए, क्योंकि समय आपका है, इसका सम्मान भी आपको करना पड़ेगा। तो सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके कोई भी समस्या हो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। GS की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।